Hey guys, here's Devendra Kumar Dubey and I welcome you on Hash No Ignorance. हेलो एवरीवन, ये थिंक एंड ग्रो रिच के ऑडियो बुक का पार्ट 2 है जिसमें हम कवर करेंगे इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो उसमें क्या आगे एडिशन बताते हैं कि बर्न्स का जो डिज़ायर था वो बस एक उम्मीद या बस एक ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत तगड़ा डिज़ायर था जो उन्होंने सोचा। और ऊपर से ये एक और टर्म बार बार बता रहे हैं कि उसका जो डिज़ायर था वो डेफिनाइट था। इसका मतलब कि सिर्फ एक डिज़ायर और एक ही रास्ते पे उसे चलना था जिससे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। तो ये डेफिनाइट वर्ड का एडिशन ने बार बार जिक्र किया हुआ है इसमें। फिर आगे देखते हैं। आगे एडिशन ये बताने राइटर नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि अपने माइंड में क्या थॉट लाते हैं हम, उस हिसाब से रियलिटीज़ में चेंज होती हैं। जैसे कि और लोगों के तो दिमाग में बैंड्स का यही कैरेक्टर बन गया था कि वो एक वर्कर है, उनके तरह एक सिंपल एम्प्लॉई है। लेकिन उसके खुद के माइंड में वो एडिशन का एक बिजनेस पार्टनर था जो कि वो लगातार ट्राई कर रहा था बनने की। इवन उसको 4-5 ईयर्स लग गए, लेकिन फिर भी उसके खुद के माइंड में तो ये चल ही रहा था कि उसे बिजनेस पार्टनर बनना है। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने किया वो काम और बन गया बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपने माइंड में अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं, रियलिटी में उसी से फ़र्क पड़ता है और किसी से नहीं। दूसरे थॉट से नहीं। फिर नेपोलियन एक और बहुत अच्छे लाइन का प्रयोग करते हैं इसमें, और वो लाइन है कि बर्न्स बर्नड ऑल ब्रिजेस बिहाइंड हिम एंड नॉट थॉट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बर्न्स ने दूसरे किसी अपॉर्चुनिटी या दूसरे किसी ड्रीम के बारे में नहीं सोचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ड्रीम था, वो भी यही बिजनेस पार्टनर बनना एडिशन का। तभी वो उस पर काम कर पाया अच्छे से और उसे अचीव किया अपने गोल को। फिर एक और स्टोरी बताते हैं राइटर यहाँ। शिकागो में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, तो सारे स्टोर्स शॉप्स सभी जल रहे थे। सब लोग भाग रहे थे वहाँ के। किसी को भी अपने दुकान मतलब शॉप्स की चिंता नहीं थी, तो सब इधर उधर भाग रहे थे छोड़ के। लेकिन एक स्टोर था जो कि उस समय का भी थोड़ा बड़ा स्टोर था, तो उसके जो मर्चेंट्स थे वो भाग रहे थे। लेकिन उसमें एक मर्चेंट था जो वहीं खड़ा था। तो और लोगों ने बोला साथ चलने को, बाहर भागने को, लेकिन वो नहीं गया। मतलब स्टोर के तो बाहर था, लेकिन उस शिकागो शहर से बाहर नहीं जा रहा था वो वहीं रुका था। और सारे लोग शिकागो शहर छोड़कर जा रहे थे बाहर। तो और लोगों ने बोला उसे कि चलो बाहर साथ में, लेकिन वो नहीं माना और वो वहीं खड़ा खड़ा बोला कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे एक दिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊँगा। और वो लोग मजाक समझ कर चले गए। और उस जगह की खासियत ये भी थी, या बेकार चीज़ मानो, कि वहाँ पे हमेशा वॉल्केनो आता रहता था। तो इसका मतलब आगे राइटर हमें ये बताते हैं कि कैसे हमें अपने डिज़ायर को चूज़ करना है और कैसे उसे फॉलो करना है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ 6 स्टेप्स बताए हुए हैं, जिनमें से पहला है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये बुक रिच बनने के लिए ही है, कि कैसे कोई इंसान रिच बन रहा है। ठीक है। तो पहले पॉइंट में राइटर ने ये बोला है कि कभी भी रिच बनने के लिए यानी कि पैसों के लिए ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, नॉट प्लेंटी ऑफ मनी, बल्कि एक फ़िक्स अमाउंट रखना है शुरू में कि मुझे इतना अमाउंट कमाना है, अर्न करना है इतना अमाउंट। ठीक है। तो मतलब ऐसे ही नहीं कि इत लॉट्स ऑफ मनी मुझे अर्न कर लेना है, नहीं।
एक डिफिनाइट अमाउंट मनी का रखना है अपने दिमाग में। फिर दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि तुम्हें ये चॉइस करना है कि तुम उतने मनी को अर्न करने के लिए क्या उसके बदले में दे सकते हो, इन रिटर्न तुम क्या खो सकते हो वो पाने के लिए। तो तुम्हें ये सोच लेना है कि क्या तुम मनी के लिए अपना पोटेंशियल दे सकते हो कि नहीं, इतना मतलब किस हद तक तुम जा सकते हो, ये तुम्हें देखना है। फिर थर्ड पॉइंट में ये बताते हैं राइटर कि हमें एक डेट फिक्स कर लेना है कि किस डेट तक वो काम हो जाना चाहिए, उतना अमाउंट एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर लेना है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसीलिए बोला होगा इन्होंने कि हम एक डेट अगर फिक्स कर लेते हैं तो फिर उस हिसाब से काम करते हैं, और हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि कैसे उतने समय में करना है। और फिर अगर हम एक फ़िक्स डेट नहीं रखेंगे तो आराम से करते रहेंगे उस काम को और कोशिश करते रहेंगे अर्न करने की, लेकिन वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो 3 पॉइंट थे। पहला था एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ मनी सोचना है, प्लेंटी ऑफ मनी नहीं। फिर दूसरा था कि उसके रिटर्न में तुम क्या दे सकते हो। फिर तीसरा था कि डिफिनाइट डेट रखना है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है कि एक डिफिनाइट प्लान, एक अच्छा प्लान रखना है जिसके ऊपर तुमको चलना ही चलना है। एक ही प्लान जो तुम्हें लग रहा हो सबसे बेस्ट है उसे रखो और उसे फॉलो करना ही करना है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट है, जितना भी तुमने ये सोचा है, मनी, एक डिफिनाइट मनी, डेट, ठीक है, फिर रिटर्न में तुम क्या दे सकते हो और तुम्हारा प्लान, ये सारी चीज़ें एक पेपर पे लिख लेना है, ठीक है। और फिर ये था फिफ्थ पॉइंट। और फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि उसे हर रोज़ 2 बार रीड करना है लाउडली, वो भी, ठीक है। तो रोज़ एक बार सुबह और दूसरी बार रात में सोने से पहले। ये राइटर ने बोला है कि ऐसा करने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नेपोलियन आगे हमें बताते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जिनके पास भी ग्रेट फॉर्च्यून्स हैं, जो भी अभी अमीर हैं, ज़्यादा ज़्यादा फॉर्च्यून्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने पहले ये 3-4 चीज़ें तो किया ही होगा, जो हैं ड्रीमिंग, होपिंग, विशिंग, डिज़ायरिंग एंड प्लानिंग। ये 5 चीज़ें तो उन्होंने किया ही होगा, तभी आज फॉर्च्यून्स हैं उनके पास इतने। तो वैसे भी उन्होंने इतने रिसर्चेस किए हुए हैं, तो उनको पता है कि सबके पास, जिनके पास भी फॉर्च्यून्स हैं, ग्रेट फॉर्च्यून्स, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में की हुई हैं पहले। फिर आगे बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी इस समय बहुत बड़ा पावर, क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा पावर है आज के समय में, क्योंकि जो इसके फाउंडर थे वो बहुत बड़े ड्रीमर थे उस समय, जो कि रियलिटी में मतलब आगे क्या होने वाला है वो इमेजिन करके ही पता लगा लेते थे। तो ये भी एक प्रूफ दे रहे हैं हमें नेपोलियन हिल। फिर आगे बताते हैं कि अब अमीर और रिच बनने के लिए जो रूल्स थे वो आज के समय में, मॉडर्न समय में चेंज हो चुके हैं। अब अगर कोई डिप्रेस्ड है और कोशिश नहीं कर रहा तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। तो ये भी बता रहे हैं कि आज के समय में अपना एटीट्यूड, वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड चेंज करना होगा हमें। फिर बताते हैं कि इस रेस में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या ये समय डिमांड कर रहा है हमसे, जैसे न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशंस, न्यू लीडर्स, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग या डूइंग समथिंग, न्यू बुक्स। ये सारी चीज़ें आज का समय हमसे डिमांड कर रहा है। और फिर आगे बताते हैं कि लेट नो वन इन्फ्लुएंस यू टू स्कॉन द ड्रीमर, ठीक है।
कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस ना करे तुम्हारे ड्रीम को छोड़ने के लिए, ठीक है। इसका भी पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे कि हम अपना फोकस लूज़ कर सकते हैं। तो यही बताते हैं हमें नेपोलियन हिल। फिर आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कोलंबस ड्रीम किया था ऑफ अननोन वर्ल्ड और फिर उसने डिस्कवर भी किया। फिर इसी तरह से आगे कोपरनिकस के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोनॉमर, उसने भी ड्रीम किया था, ठीक है। फिर कुछ अच्छे अच्छे कोट्स बताते हैं आगे आगे हमें, जैसे सक्सेस रिक्वायर्स नो अपोलॉजीज, फेलियर परमिट्स नो एलिबिस। ये काफ़ी अच्छा एक कोट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। फिर आगे बताते हैं प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट, ठीक है। ये भी, इसमें भी काफ़ी डीप मीनिंग निकल के आता है, और ये सारे अच्छे अच्छे कोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, और स्क्रीन पे भी आ ही रहे होंगे। फिर आगे बताते हैं एक एग्ज़ाम्पल और, जैसे राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने भी पहले ड्रीम किया था कि कुछ वो ऐसा बनाएंगे जो फ्लाई कर रहा हो, जो जिससे इंसान भी उड़ सकें। तो पहले उनका डिज़ायर बहुत पावरफुल था, फिर उन्होंने कोशिश किया और पहली बार में नहीं बन गया, धीरे धीरे कर करके आखिर में बन ही गया था। तो राइट ब्रदर से स्टोरी बताते हैं वो। फिर आगे आगे बताते हैं कि जो भी सक्सीड हुआ है आज तक, जितने भी रिचेज़ हैं, उनका स्टार्ट हमेशा एक बैड स्टार्ट की तरह ही रहा है, मतलब शुरू में फेल होना, एंड पास थ्रू मेनी हर्ट ब्रेकिंग, मतलब बहुत बुरे फेलियर से भी गुजरे हैं वो सारे। लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस है कि कौन उस फेलियर से गुजर के खड़ा होता है, ठीक है। तो इन्होंने लाइन बोला है, रिमेंबर ऑल हु सक्सीड गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट एंड पास थ्रू मेनी हर्ट ब्रेकिंग्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कुछ, जैसे ओ हेनरी थे, तो वो जेल गए थे ऑथर बनने से पहले, तो ऑथर बनने से पहले वो जेल गए थे, फिर वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी निकली, तो उन्हें पता चला कि वो एक ऑथर भी बन सकते हैं। फिर आगे बताया उन्होंने एडिशन के बारे में, जो कि बहुत बार फेल हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जो मशीन बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनका बन ही गया। फिर हेलन केलर, जिसके बारे में जानते ही होंगे सब, कि वो पहले डम डेव, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके लाइफ में, लेकिन फिर भी वो सक्सीड हुई अपने लाइफ में, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। फिर रॉबर्ट बर्न्स, ठीक है, वो तो हमने देखा ही था। फिर नहीं नहीं, ये कोई और है, रॉबर्ट बर्न्स, ये काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और फिर बाद में ये पोएट बने, ये भी सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में। फिर आगे ऑथर अपने नेपोलियन हिल अपने सन के बारे में बताते हैं, जिस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारे नहीं, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। तो वो जब बर्थ लिया उनका बेटा, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ईयर नहीं थे उसके पास, और ईयर का कोई कनेक्शन डायरेक्ट भी नहीं था ब्रेन के साथ। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये सुन नहीं पाएगा, लेकिन ऑदर ने सोचा कि उन्हें ट्राई तो करना चाहिए, एक डिज़ायर डालना चाहिए अपने बच्चे के अंदर कि वो सुन सकता है, सुन सकता है, तो शायद ये काम कर जाए, बर्निंग डिज़ायर जो रियलिटीज़ में चेंज होती हैं। तो उन्होंने बचपन से ही बोला कि तुम सुन सकते हो, सुनने की कोशिश करो, ये सारे जिससे भी बर्निंग डिज़ायर एक डेवलप हो सके उसके अंदर, उन्होंने पूरी कोशिश की। तो उसे जब कोई तेज़ बोलता था तो हल्का सुनाई देता था, वो सुन सकता था, लेकिन डॉक्टर भी आश्चर्य थे और कि कैसे वो सुन सकता है, और फिर डायरेक्ट कनेक्शन कोई था नहीं उसके ब्रेन और ईयर में। और फिर हुआ यूँ कि मशीन्स का यूज़ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर कनेक्शन होगा तभी तो मशीन्स भी काम करेंगे। तो कोई कोई भी रास्ता नहीं था उसे सुन पाने का कि अच्छे से सुन सके।
और ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक सिंपल जैसे ऑर्डिनरी स्कूल होते हैं बच्चों के, उसी में उसे डाला था कि उसे कुछ डिफरेंटली एबल्ड न फील हो, कि वो अलग है सबसे। तो वो वहाँ पढ़ता था, पर टीचर को बोला गया था कि वो स्पेशली उसके उसको ट्रीट करे, कि अच्छे से समझाए उसे। तो टीचर थोड़ा लाउड पढ़ाते थे कि उसे समझ में आए, सुनाई दे। फिर एक बार क्या हुआ कि उसने एक मशीन ट्राई किया अपने कानों पे, तो वो उससे उससे सुनाई देने लगा, जबकि ऐसा हुआ था कि कोई कनेक्शन है नहीं ब्रेन और ईयर का, तो उसे सुनाई नहीं देना चाहिए था। पर ये एक मिरेकल ही था। डॉक्टर्स भी चौंक गए थे देख के कि उस मशीन से उसे एकदम क्लियरली सुनाई देने लगा। और फिर फाइनली वो सुनने लगा, और आज काफ़ी सक्सेसफुल भी है। तो यही बताते हैं ऑथर अपने बेटे के बारे में, कि उन्होंने बचपन से ही एक बर्निंग डिज़ायर डाला हुआ था कि वो सुन सकता है, और कोई भी फेलियर का ऑप्शन ही नहीं था उसके सामने, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं था उसे कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सुन सकते हो सकता है उन्होंने ऐसा बोला हो कि सब सुन सकता है या कुछ भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, नेचुरल थिंग को चैलेंजिंग करने वाली। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये 3 है। तो देखिए, पहला था स्टेप बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर पहला स्टेप था। अब थर्ड चैप्टर में बताते हैं हमें ऑथर की सेकंड स्टेप है फेथ। पहला था डिज़ायर, फिर फेथ। ये पूरा चैप्टर फेथ पे ही है। तो जब फेथ मिक्स होता है, ब्लेंडेड वाइब्रेशन, ठीक है, जब फेथ वाइब्रेशंस के साथ मिक्स होता है, तब ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है, और सबकॉन्शियस माइंड इसे चेंज करता है स्पिरिचुअल थॉट में, और सेंड करता है टू इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है? ऑथर ने हमें बताया कि जब कोई हमारा फेथ मिक्स होता है वाइब्रेशन से, ठीक है, मतलब हम जब फेथ के साथ कुछ डिज़ायर करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। एक इमोशन होना उसके पीछे बहुत ज़रूरी है, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे चेंज करता है स्पिरिचुअल थॉट में। फिर वो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस तक जाता है, जिससे कि वो रियलिटीज़ में चेंज होता है। तो ऑथर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि केवल सोच के नहीं होगा, मतलब उसके पीछे एक इमोशन, एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अटैच होना चाहिए इमोशन से वो। फिर अब बताते हैं ऑथर हमें कि कैसे फेथ डेवलप करना है। तो बार बार सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे के ही फेथ डेवलप होगा। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ऑर्डर दो, और हर बार फील करने की कोशिश करो जो कि तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें चाहिए। जैसे रिच बनना है, तो एकदम दिल से फील करो कि हाँ, मुझे रिच बनना है, इतने पैसे हैं मेरे पास, मतलब उस सिचुएशन को, ठीक है, इमोशन के साथ अटैच होना है। फिर थॉट्स इमोशनाइज्ड एंड मिक्स्ड विद फेथ, ठीक है, तो वही थॉट्स को इमोशन के साथ मिक्स करना है, फेथ भी उसमें होना चाहिए। आगे ऑथर बताते हैं कि फेथ है क्या। तो फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो ऑटो सजेशन से डेवलप होता है। जो हम इनर सेल्फ से सोचते हैं, उससे फेथ डेवलप होता है। और वाइब्रेशंस जो हम अट्रैक्ट करेंगे, वो स्टोर हाउस जो कि ईथर। इसमें वही पुरानी बुक है ना, तो पहले सोचा गया था कि एक ईथर ईथर नाम का पूरा, मतलब पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है। तो इसमें यही मतलब है कि ईथर ही है जो चेंजेस करता है रियलिटीज़ में, ठीक है। तो वहाँ से वाइब्रेशंस कलेक्ट करना, मतलब सराउंडिंग से ऐसा लगे कि सराउंडिंग से वाइब्रेशंस कलेक्ट कर रहे हो, जो भी तुम चाहते हो वो सब। फिर आगे इन्होंने कुछ स्टोरी बताया है यूएस स्टील कॉरपोरेशन के बारे में, चार्ल्स एम स्क्वैब। तो
ये दोनों की एक स्टोरी है जिसमें कि बहुत मुश्किल से ये कंपनी स्टार्ट होती है, खड़ी होती है। तो इसे हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर देयर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, बस हमारे दिमाग में हमारे लिए जो लिमिटेशन है सिर्फ वही लिमिटेशन है। अगर हम वो लिमिटेशन निकाल दें अपने माइंड में से, तो फिर कोई भी लिमिटेशंस नहीं रह जाएंगी। तो यही बताना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पे। फिर पोवर्टी एंड रिचेस आर दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ थॉट। मतलब एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन में डिफरेंस सिर्फ थॉट का होता है और कुछ नहीं। अगर एक पुअर पर्सन अपना थॉट चेंज कर ले तो वो एक रिच में बदलने में टाइम नहीं लगता उसे। और अगर रिच वाले का भी दिमाग थॉट मतलब थॉट्स चेंज हो जाएं तो वो भी कभी भी पुअर बन सकता है। तो यही बताते हैं हमें ऑथर यहाँ पे। फिर आगे फोर्थ चैप्टर शुरू होता है। तो इसमें इसमें थर्ड स्टेप टॉपिक, इसमें थर्ड स्टेप है जो कि है ऑटो सजेशन। ठीक है, इनर सेल्फ से जो आता है ऑटो सजेशन। तो पहला था डिज़ायर, फिर दूसरा फेथ, और अब ऑटो सजेशन। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि जो भी थॉट्स डोमिनेटिंग होते हैं हमारे ब्रेन में, वही केवल परमिट करता है हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस तक जाने के लिए। तो जो भी डोमिनेटिंग थॉट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है, अगर नेगेटिव सोचते हो तो वो नेगेटिव अपीयरेंस ही होगा उसका रियलिटी में। तो सब कॉन्शियस माइंड तक वो ले जाने के लिए जिस प्रिंसिपल का यूज़ करता है वो ऑटो सजेशन उसी को कहते हैं। तो ऐसा ऑथर बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो भी थॉट डोमिनेटिंग है आपके माइंड में, ब्रेन में, तो वही सब कॉन्शियस तक पहुंच जाएगा। आगे ऑथर इसे सबकॉन्शियस माइंड को एक फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन की तरह बताते हैं कि अगर इसमें हम अच्छे सीड नहीं लगाएंगे तो घास फूस जम जाएंगे जो कि किसी भी काम के नहीं होंगे। तो इसी तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड को ही बताते हैं कि अगर हम अच्छे थॉट्स नहीं डालेंगे तो इसमें कोई भी थॉट्स इधर उधर के भर जाएंगे और वही रियलिटीज़ में हमारे सामने आएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल दिया है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रखते हैं तो हमें वैसा ही गार्डन मिलेगा, घास से भरा हुआ, वीड्स। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि हमें अच्छे थॉट्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरना है। और वो कैसे होगा? जब कॉन्शियस में डोमिनेट करेगा हमारा अच्छा थॉट। आगे हमें ये बताते हैं कि एक एमिल को फॉर्मूला है जिसके बारे में कि वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑटो सजेशन के ही। और वो फॉर्मूला है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मतलब ये सोचना है हमें कि हमेशा मैं और बेटर हो रहा हूँ और बेटर होना है। तो ये फार्मूला भी इसी ऑटो सजेशन पे ही काम करता है कि ये जब कॉन्शियस माइंड में रोज़ जाता है तो फिर सब कॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि डोमिनेट कर जाता है ये थॉट रोज़ आते आते। फिर आगे ऑथर उसी बात पे ले जाते हैं कि हमें अपने थॉट के साथ इमोशंस को भी मिक्स करना है, तभी वो सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा। और फिर बोलते हैं कि अगर पहली बार आप बैठे हो और सोच रहे हो, रीड कर रहे हो वही अपने डिज़ायर को, तो उस समय हो सकता है कि पहली बार इमोशंस ना मिक्स हो पाए, इमोशंस ना आए अंदर से। तो उससे बोला है ऑथर ने डिस्करेज ना होने को, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल एंड डायरेक्ट योर इमोशंस द फर्स्ट टाइम। ठीक है। फिर बताते हैं ऑथर कि रिमेंबर देर इज़ नो सच पॉसिबिलिटीज़ एज समथिंग फॉर नथिंग। ठीक है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ करो और कुछ रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो आप बस करते रहो,
यही बताया है यहाँ पे। और वो एक दो बार करते करते इमोशंस उसमें ब्लेंड मिक्स हो ही जाएंगे। तो डिस्करेज ना होने के लिए बताया है इस पैरा में। फिर आगे ऑथर बताते हैं कि ये जो मेथड है ये किसी को भी फेवर नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए इफ़ेक्टिवली काम करे और दूसरे के लिए नहीं। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के मेथड एक्सपीरियंस पे रिलाई करता है कि वो कितनी बार कर रहा है, कितना इमोशन डाल पा रहा है उसमें। अगर फिर आगे बोलते हैं ऑथर कि इफ़ यू ट्राई एंड फेल मेक अनदर एफर्ट एंड स्टिल अनदर अनटिल यू सक्सीड। ठीक है, तो बस इसी पे करता है कि कौन कितना एफर्ट डाल रहा है वो करने में, कितनी बार कर रहा है। ज़रूरी नहीं है पहली बार में दूसरी बार में हो ही जाए। फिर ऑथर ने बोला कि जैसा कि उन्होंने बोला था कि ये भी लिखना है पेपर पे कि आप उसके बदले में क्या दे सकते हो अपने ड्रीम के बदले में। तो उसे भी इमेजिन करना है कि डिलीवर करते हुए वो चीज़ जो भी इन रिटर्न ऑफ मनी दे सकते हो। ऑथर ये भी बताते हैं कि इन सारे इंस्ट्रक्शंस का समरी ये भी है कि अगर कुछ रूल्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो और कुछ नहीं करते हो तो ये मेथड काम नहीं करने वाला। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जितना भी मैंने आपको बताया है इस बुक के थ्रू, सारे फॉलो करना है। फिर ये सारे स्टेप्स वो फिर से एक बार क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि एक क्वाइट स्पॉट पे जाओ पहले, और एक अच्छा जगह हो सकता है रात में सोते टाइम ड्यूरिंग स्लीप एट बेड, जहाँ आप डिस्टर्ब ना हो, इंटरप्टेड ना हो। आँखें बंद कर लें, क्लोज योर आइज़ एंड रिपीट अलाउड। ठीक है, बार बार रिपीट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है पेपर पे, अमाउंट ऑफ मनी, फिर टाइम लिमिट्स, फिर सर्विस डिस्क्रिप्शन, जो भी है। फिर आपको खुद को उस पोजीशन में भी देखना है, इमेजिन करना है कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि कैसे आपको करना है ये सारा काम। जैसे सपोज़ $50,000 आपने अमाउंट लिखा है और 1 जनवरी के अंदर ये टाइम लिमिट है एज अ सेल्समैन, और आप पर्सनल सर्विसेज इन रिटर्न में दे सकते हैं। तो ये सारी रिटर्न स्टेटमेंट्स होंगी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होंगी, तो आपको लिखना है बाय द 1 January 2019 I will have in my possession $50,000 which will come to me in various amounts from time to time during the interim। ठीक है, फिर इन रिटर्न ऑफ दिस मनी, फिर इसके बदले में मैं मोस्ट एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करूँगा जो जिसमें भी आई एम कैपेबल ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बेस्ट कैपेसिटी अपनी यूज़ करूँगा एज सेल्समैन। ठीक है, आई बिलीव दैट आई विल हैव दिस मनी इन माई पोजिशन, माई फेथ इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नाउ सी दिस मनी बिफोर माई आइज़। अब ये इमेजिन कर रहे हैं ऐसा बोलते हुए कि मनी इनके सामने है, आई कैन टच इट विथ माई हैंड, it is now awaiting transfer to me at the time and in the proportion that I deliver the services I intend to render in return for it. I am awaiting a plan by which to accumulate this money and I will follow that plan when it is received। ये सारी चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं कि मिल गया, फिर उसके मतलब मनी वो टच कर पा रहे हैं, फिर आगे वो क्या क्या करेंगे। फिर सेकंड रिपीट करना है ये प्रोग्राम नाइट एंड मॉर्निंग until यू सी द मनी यू इंटेंड टू एक्यूमुलेट। ठीक है, ये सुबह और रात में सोने से पहले करते रहना है। फिर प्लेस रिटन कॉपी ऑफ योर स्टेटमेंट, मतलब जहाँ भी आपने लिखा हुआ है एक जगह पर लिख के
अब ऐसे जगह पे रखना है जहाँ आप सुबह और शाम आपको दिखे बार बार, ठीक है, सोने से पहले भी। फिर यही बताते हैं कि वही थॉट्स आपके सबकॉन्शियस तक पहुँचेंगे जो इमोशनलाइज्ड होंगे, ठीक है। तो फीलिंग उसके साथ मिक्स करना है, फेथ, ये सारी चीज़ें। तो इस फोर्थ चैप्टर में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि शुरू के तीनों चैप्टर्स की एक तरह से समरी भी है इसमें, फोर्थ चैप्टर में। तो पार्ट 2 के लिए इतना ही। फिर आगे के पार्ट में आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, और टोटल हमारा 4 पार्ट होगा, उसमें पूरी बुक कवर हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला यूट्यूब चैनल है जिस पे बहुत सारे बुक्स के ऑडियो बुक्स आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना कि नोटिफिकेशंस आते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।